नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है वेल्डिंग के नॉन स्टॉप क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर, जिसमें आज हम एक बहुत ही नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स। अधिकतर इस टॉपिक को पढ़ाया ही नहीं जाता है क्योंकि लोगों को बेसिक और इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो पता नहीं होती है और ये टॉपिक जो है हाईलाइट नहीं होता है और इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो चलिए, आज की श्रृंखला में टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और पूरे 20 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिकली बेस पर आपको समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। विथ इमेज आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी, तो आप कभी इन क्वेश्चनों को नहीं भूलेंगे। तो कंटिन्यू पूरे एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको बेटर नॉलेज मिल सके। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज यूज इन वेल्डिंग सेट। वेल्डिंग सेट में कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कहने का मतलब है, जो वेल्डिंग मशीन हम यूज़ करते हैं उस मशीन को चलाने के लिए हम किस प्रकार के करंट का उपयोग इनपुट के रूप में करते हैं। आगे बात समझ में? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AC और DC दोनों प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग हम वेल्डिंग मशीन को चलाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों से हमें क्या मिलता है? वेल्डिंग पावर मिलता है। आगे बात समझ में? वेल्डिंग करंट मिलता है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए जो हम करंट यूज़ कर सकते हैं वो दोनों प्रकार के करंट यूज़ कर सकते हैं, AC और DC। आगे बात समझ में? तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ DC जनरेटर आर देयर। वेल्डिंग के फील्ड में हम कितने प्रकार के DC जनरेटर यूज़ कर सकते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। देखिए, पहला हो जाएगा हमारा इंजन जनरेटर, ठीक है, इंजन जनरेटर। दूसरा हो जाएगा हमारा मोटर जनरेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये 2 प्रकार के जनरेटर मेनली वेल्डिंग के अंदर उपयोग करते हैं। डीजल इंजन जनरेटर जो होता है वो डीजल से चलता है और जहाँ पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, जैसे रिमोट लोकेशन पे हमें वेल्डिंग करना है, ऐसी जगह हमें क्या है कि डीजल इंजन जनरेटर के उपयोग करती है, जहाँ पर हम फ्यूल डाल के, डीजल डाल के इंजन चालू करके आर्मेचर की सहायता से पावर उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गया इंजन जनरेटर का काम। दूसरा है मोटर जनरेटर, जहाँ पावर अवेलेबल है। आगे बात समझ में? जहाँ पावर अवेलेबल है वहाँ पर हम मोटर से आर्मेचर को घुमाकर DC पावर आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। तो ये हो गया मोटर जनरेटर। आगे बात समझ में? तो DC पावर प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के DC जनरेटर हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप कभी भी भूलने की कोशिश भी मत करना और मुझे पता है कि आप भूलेंगे भी नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, DC जनरेटर सेट्स आर कंपेरेबल टू AC ट्रांसफार्मर। DC जनरेटर सेट AC ट्रांसफार्मर की तुलना में होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है वो पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेंसिव। यानी कि जो DC जनरेटर होते हैं वो महंगे होते हैं, उनका मेंटेनेंस खर्च अधिक आता है, और जो ऐसी मशीनें होती हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता है और ये सस्ती भी पड़ती है। आगे बात समझ में? तो मैंने जो है इनको इस तरह से भी इन दोनों के बीच में तुलना हो सकती है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग वेयर पावर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ विद्युत धारा उपलब्ध नहीं हो वहाँ पर वेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अब इसका एग्जाम्पल मैं बहुत ही अच्छे से तरह से आपको मैं देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे अपनी गाड़ी लेकर गए हैं। आगे बात समझ में? जैसे मान लीजिए कहीं चले गए आप घूमने के लिए और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी का कोई पार्ट्स टूट गया है, ठीक है। अब वो पार्ट्स ऐसा टूटा है कि वो वेल्डेड करना है, तो गाड़ी आगे खिसक भी नहीं सकती, पीछे जा भी नहीं सकती, ठीक है, और शहर से काफ़ी दूर है, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है।
ऐसी जगह अब हमें क्या करते हैं, मैकेनिक को बुलाते हैं और मैकेनिक क्या लेके आते हैं अपने साथ में, डीसी जनरेटर सेट, जो कि डीसी पावर जनरेट करता है और वेल्डिंग जो पावर है वो आउटपुट के रूप में हमें देता है। तो वहाँ तुरंत वो इस प्रकार का जनरेटर लेके आएगा। किस प्रकार का जनरेटर लेके आएगा, इस प्रकार का जनरेटर लेके आएगा और इसको डीजल डालेगा इसके अंदर, जिससे ये स्टार्ट हो जाएगा और आर्मेचर घूमेगा। और जो आर्मेचर घूमता है वो पावर जनरेट करेगा, डीसी पावर जनरेट करेगा और डीसी पावर क्या करेगा, वेल्डिंग पावर के रूप में कन्वर्ट होके आउटपुट के रूप में हमें वेल्डिंग करंट प्रदान करेगा। उसका उपयोग करते हुए हम वेल्डिंग कर देंगे और आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से ये वेल्डिंग सेट आपकी यात्रा में आई रुकावट को रेक्टिफाई कर देगा, सही कर देगा। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती है कि जहाँ पर मैन पावर सप्लाई उपलब्ध नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग करते हैं। मैंने भी इस प्रकार के जनरेटर का काफ़ी उपयोग किया है। अभी भी मैं इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग करता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सप्लाइड फॉर आर्क वेल्डिंग, यानी कि निम्न में से किसके द्वारा आर्क वेल्डिंग हेतु करंट की आपूर्ति प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि वे कौन सी मशीनें हैं, कौन से ऐसे पावर सोर्स है जिनसे हमें वेल्डिंग करंट प्राप्त होता है। तो इसमें हमारे राइट आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन है पहला एसी ट्रांसफार्मर सेट, दूसरा है इंजन जनरेटर सेट, तीसरा है मोटर जनरेटर सेट। यानी कि ये तीनों प्रकार के पावर सोर्स हम वेल्डिंग करंट प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बात समझ में? यानी कि तीनों प्रकार की मशीनों का उपयोग हम वेल्डिंग पावर प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मशीन इज यूज फॉर टिग वेल्डिंग एंड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग एंड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है और आता है क्वेश्चन। आगे बात समझ में? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, डीसी मशीन का। यदि हमें टिग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग करनी हो तो हम हमेशा डीसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर द मोटर एंड आर्मेचर फिटेड ऑन द सेम शाफ्ट। निम्न में से किस जनरेटर में मोटर व आर्मेचर एक ही शाफ्ट पर होते हैं। देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, तो थोड़ा समझ लीजिए आप। देखिए जनरेटर का नाम आते ही आपको पता है, दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कोई शाफ्ट है जो कि रोटेट होती है। ठीक है, रोटेट होती रहती है। जनरेटर का काम यह है कि वो क्या करता है, शाफ्ट को घुमाता है। घूमने वाली युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अब अगर उस घूमती हुई शाफ्ट से हमें पावर जनरेट करना है तो उसके लिए हम शाफ्ट के ऊपर ये क्या है, ये देखिए, ये जो रोड है मेटल की, ये शाफ्ट कहलाती है और उसके ऊपर ये क्या कहे कि आर्मेचर लगा होता है। ये क्या कहलाता है, अपना आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, तो शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर भी लगा हुआ है और एक मोटर भी लगी हुई है जो कि इस शाफ्ट को घुमाएगी। तो ये पूरा सिस्टम जो है कौन सा पावर सोर्स कहलाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा मोटर जनरेटर। घुमाने के लिए मोटर का उपयोग करते हैं, तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये कहलाएगा हमारा मोटर जनरेटर सेट। मोटर से चलने वाला पावर सोर्स क्या कहलाएगा, मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली समझते हो तो आसानी से समझ में आ जाते हैं। अगर यही चीज़ मैं आपको रट के ओनली एक ऑप्शन बता देता तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप प्रैक्टिकली चीज़ों पे ध्यान दिया करें। प्रैक्टिकली नॉलेज अगर आप मिल रही है तो उसमें थोड़ा अच्छे से फोकस करें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ ए डीसी जनरेटर
रोटेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डीसी जनरेटर में कौन सा ऐसा भाग होता है जो घूमकर विद्युत उत्पन्न करता है। अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आर्मेचर। आर्मेचर देखिए ये शाफ्ट के ऊपर फिट रहता है, ठीक है, और ये घूमकर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पावर उत्पन्न करता है। आगे बात समझ में, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमें समझने पड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन सप्लाई बोथ एसी और डीसी करंट, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा सेट है जो एसी और डीसी दोनों प्रकार की वेल्डिंग पावर हमें आउटपुट के रूप में देता है, यही हमसे पूछा गया है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एसी ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर सेट, रेक्टिफायर सेट और डीसी जनरेटर। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर आएगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट एक ऐसा पावर सोर्स होता है जो कि हमें एसी या डीसी दोनों प्रकार की वेल्डिंग पावर हमें आउटपुट के रूप में अवेलेबल करा सकता है। आगे बात समझ में, ये चालू तो एसी पावर से हो जाता है, लेकिन अगर हमें वेल्डिंग के लिए डीसी पावर की आवश्यकता है तो तुरंत ये हमें जो है डीसी पावर वहाँ अवेलेबल करा देता है। आगे बात समझ में, तो ये होता है हमारा रेक्टिफायर सेट। इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वेल्डिंग मशीन द आर्क रिमेन्स स्टेबल, यानी कि किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन में आर्क स्थिर रहती है। देखिए वेल्डिंग के अंदर एक मेजर समस्या है आर्क ब्लो। आर्क ब्लो क्या होता है, वेल्डिंग करते समय आर्क अपने स्थान से भटक जाती है, यानी कि आर्क फड़फड़ाने लगती है, आगे की तरफ भागने लगती है, पीछे की तरफ भागने लगती है। वेल्डिंग जहाँ पे करनी है वहाँ वेल्डिंग नहीं हो पाती है। देखा होगा आपने, ये प्रॉब्लम फेस भी की होगी जिन्होंने वेल्डिंग की है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सा पावर सोर्स है जिसका हम यूज़ करेंगे तो इस प्रकार की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा दिए गए ऑप्शन में से, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसी ट्रांसफार्मर। यानी कि अगर हम एसी ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे तो इसमें कभी भी आर्क ब्लो की समस्या नहीं आती है। तो फिर समस्या किस में आती है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम डीसी पावर सोर्स का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर आर्क ब्लो की समस्या देखी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डीसी पावर यूज़ करेंगे और आपको हमेशा आर्क ब्लो का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कैन बी, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड। यानी कि जो ट्रांसफार्मर की कॉइल होती है उसको ठंडा करने के लिए हमें क्या है कि कूलिंग सोर्स भी चाहिए होता है, अदरवाइज़ जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो जल जाएगी। आगे बात समझ में, तो उस कॉइल को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है कि या तो आप देखे होंगे कि फैन लगा होता है, बहुत सारी मशीनों के अंदर फैन लगा होता है ना, पंखा लगा होता है ना छोटा सा, वो क्या करता है उसको सिस्टम को कूल करता है। आगे बात समझ में, तो जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होते हैं या तो हम उनको बाय फैन कूल कर सकते हैं या फिर एक कूलिंग ऑयल आता है, क्या आता है, एक कूलिंग ऑयल आता है, उसकी सहायता से भी हम इस कॉइल को कूल रख सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो आगे बात समझ में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो हैं कूलिंग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर कूल मत बता देना वरना आपकी मशीन भी चलेगी और आप भी चपेटे में आ जाओगे। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, डीसी वेल्डिंग इज मोस्टली यूज फॉर, यानी कि डीसी वेल्डिंग का अधिकतर कौन से मेटल को वेल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप फेरस के लिए डीसी मशीन यूज करते हैं या नॉन फेरस के लिए करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए करते हैं या फिर डलवा लोहा के लिए करते हैं। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ भी हम नॉन फेरस मेटल्स को वेल्ड करना होता है, ठीक है, उन सभी नॉन फेरस मेटल्स को वेल्ड करने के लिए हम हमेशा जो है डीसी पावर सोर्स का उपयोग करते हैं। देखिए नॉन फेरस मेटल के अंदर एल्यूमिनियम भी आता है,
तो इसमें ये भी राइट आंसर है, बट बात क्या कर रहा है, एलो मेटल्स, यानी कि सारे जो नॉन फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल में बहुत सारे मेटल्स आते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए हम जो है डीसी पावर सोर्स का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर एल्यूमिनियम भी इंक्लूड होता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन डीसी वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल ड्यू टू चेंज इन पोलरिटी। डीसी वेल्डिंग में पोलरिटी के बदलाव के कारण इलेक्ट्रोड व बेस मेटल के मध्य ताप विभाजन कितना कितना होता है। देखिए ये जो ताप विभाजन है, अगर हमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलग अलग मात्रा में, कहीं पे कम हीट देनी है, कहीं पे ज़्यादा हीट देनी है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, तो वो पॉसिबल है डीसी वेल्डिंग में। अगर हम डीसी पावर सोर्स का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हम ये पोलरिटी का यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पोलरिटी का क्या झंझट है भाई साहब, पोलरिटी का उपयोग भी है। जहाँ पर कम हीट चाहिए वहाँ पर अगर ज़्यादा हीट मिलती रहेगी तो कैसे वेल्डिंग कर लोगे आप, और जहाँ पर ज़्यादा हीट चाहिए और वहाँ पे कम हीट मिल रही तो कैसे वेल्डिंग कर लेंगे आप। तो एक प्रॉपर वेल्डिंग करने के लिए हम क्या है कि पोलरिटी का उपयोग भी करते हैं। जब आप एडवांस लेवल की वेल्डिंग करेंगे, हाई क्वालिटी की वेल्डिंग करेंगे, नॉन फेरस मेटल्स को आप वेल्डिंग करने जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में पोलरिटी का क्या उपयोग है। आई बात समझ में। देखिए वेल्डिंग के लिए हम जब पावर सोर्स उपयोग करते हैं तो वेल्डिंग पावर के रूप में जो हमें आउटपुट मिलता है वो दो टर्मिनल के माध्यम से मिलता है। एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा हो गया नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम अर्थिंग भी कहते हैं। इन दो टर्मिनल के माध्यम से हमें पावर मिलता है, वेल्डिंग पावर मिलता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जब हम डीसी पावर का उपयोग करते हुए वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आपको पता है कि पोलरिटी का उपयोग करते हैं। तो पोलरिटी का उपयोग करते हुए जब हम डीसी वेल्डिंग करते हैं तो दोनों टर्मिनल के ऊपर कितना कितना पावर या कितनी कितनी हीट उत्पन्न होती है, तो वही हमें यहाँ पे बतानी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर या पॉजिटिव पोल के ऊपर पूरी हीट का 2/3 भाग ओनली पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है, यानी कि 66.6%, लगभग कितना हो गया ये 100 में से 66.6% जो हीट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे होती है, और 1/3 यानी कि पूरी हीट का 1/3 यानी कि 33.3% जो हीट है वो नेगेटिव टर्मिनल पे हमें मिलती है जब हम पोलरिटी का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। द साइज ऑफ वेल्डिंग मशीन इज डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वेल्डिंग मशीन का साइज निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपने देखा होगा और यूज भी किया होगा, इस प्रकार की वेल्डिंग मशीनें आजकल आने लगी हैं जिनके ऊपर ये लिखा होता है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे टिग 200A। ये टिग 200A क्या है, अगर आप समझदार हो तो बताइए ये टिग 200A का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ये टिग वेल्डिंग मशीन है और ये जो है 200 एम्पियर तक आउटपुट दे सकती है, यानी कि आप इस वेल्डिंग मशीन को कह सकते हैं कि ये 200 एम्पियर वाली मशीन है। कहते हैं ना कि 200 एम्पियर की मशीन चाहिए, 350 एम्पियर की मशीन चाहिए मुझे, तो वो इसी आधार पर डिसाइड होता है कि वो आउटपुट कितना देती है। आगे बात समझ में, यानी कि वेल्डिंग करने के लिए कितना करंट हमें प्रदान कर सकती है, उसी आधार पर हम वेल्डिंग मशीन को जो है निर्धारित करते हैं। आगे बात समझ में। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, आउटपुट एम्पियर पे, यानी कि वेल्डिंग मशीन का साइज किस बात पर डिपेंड है, उसके आउटपुट एम्पियर पे। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया है। बहुत बार आया ये क्वेश्चन, मैंने भी कई बार एग्जाम्स के अंदर देखे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बेयर वायर इलेक्ट्रोड्स आर नॉट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन, यानी कि बेयर वायर इलेक्ट्रोड का उपयोग निम्न में से किस प्रकार की
आर्क वेल्डिंग मशीन में नहीं किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एसी वेल्डिंग मशीन में। यानी एसी वेल्डिंग मशीन या एसी ट्रांसफार्मर हम कह सकते हैं। इस मशीन के अंदर हम बेयर वायर इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं चढ़ी होती वो कहलाते हैं बेयर वायर इलेक्ट्रोड। और जो हम नॉर्मली जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। तो उसमें आप पता है आप वही यूज़ करते हो, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज़ करते रहते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए टिक वेल्डिंग अब आपको करनी है, क्या करनी है? टिक वेल्डिंग करनी है, जिसके अंदर आपको पता है हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? टंगस्टन इलेक्ट्रोड। और जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वो बेयर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रोड यूज़ करने के लिए हम जो मशीन यूज़ करते हैं, जो पावर सोर्स यूज़ करते हैं, वो हमेशा डीसी पावर सोर्स होता है। तो इसमें डीसी मशीन भी सही है, वेल्डिंग जनरेटर भी मशीन सही है, क्योंकि वो वेल्डिंग जनरेटर भी डीसी पावर ही आउटपुट के रूप में हमें देता है। वेल्डिंग रेक्टिफायर भी सही है, क्योंकि रेक्टिफायर भी हमें डीसी आउटपुट वेल्डिंग करने के लिए देता है। आगे बात समझ में? तो ये ऐसे होते हैं राइट आंसर। आप समझोगे तो आप हमेशा अपना जो आंसर है वो हमेशा राइट करेंगे, और बस रट कर ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आज का जो युग है कंपटीशन का युग है, और आपको राइट और प्रॉपर नॉलेज लेकर ही आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द हीट सोर्स इन आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत क्या है? यानी कि आर्क वेल्डिंग के अंदर जो हम हीट उत्पन्न करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो हमारा मेन सोर्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इन ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन एज कम्पेयर टू एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन? यानी कि एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन की तुलना में ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में निम्न में से क्या विशेषता होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हाई ड्यूटी साइकिल। यानी कि जो ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन है उनकी क्षमता अधिक होती है, वो लंबे समय तक चल सकते हैं। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है प्रति 10 मिनट में कितने मिनट जो है वेल्डिंग कंटिन्यू करने की क्षमता। यानी कि कोई भी मशीन जो है 10 मिनट अगर हम लगातार चलाएंगे तो कितने मिनट वो कंटिन्यूअस बिना रुके वेल्डिंग पावर दे सकती है, ये क्षमता क्या होती है? ड्यूटी साइकिल होती है। तो जो एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन होती है उनमें भी अच्छी ड्यूटी साइकिल होती है, लगभग 60% होती है। यानी कि अगर आप वेल्डिंग करना चाहेंगे तो 10 में से वो 6 मिनट कंटिन्यू पावर देगी। 6 मिनट क्या करेगी? कंटिन्यू पावर देगी, आपको अच्छा पावर देगी, जिसमें बिना रुके आप वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन है उनमें इससे भी बेटर जो है ड्यूटी साइकिल होती है, अच्छी ड्यूटी साइकिल होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूटी साइकिल आपको इसमें मिल सकती है। ठीक है, तो ये होता है, आपको समझना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस क्या है कि पूरा समझना पड़ेगा। एक रट के आप जाते हैं ना कि हाँ हैवी ड्यूटी साइकिल, हैवी ड्यूटी साइकिल, हैवी ड्यूटी साइकिल, तो आप इस क्वेश्चन को राइट नहीं कर पाएंगे। अगर घुमा फिरा के दे दिया ना तो वहीं पे आपका ये सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन विच टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन द प्रॉब्लम ऑफ द आर्क ब्लो अक्योर? यानी कि किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन में आर्क ब्लो की समस्या उत्पन्न होती है? बताया भी था मैंने, आर्क ब्लो की परिभाषा भी दी थी इसी सीरीज के अंदर। आपने अभी तक नहीं समझी है तो पूरा देखो, समझो अच्छे से। देखिए, आर्क ब्लो की जो समस्या है वो हमेशा डीसी वेल्डिंग में आती है। ऐसी वेल्डिंग मशीन में कभी भी आर्क ब्लो की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डज द करंट फ्लो इज ए स्ट्रेट पोलरिटी सर्किट? स्ट्रेट पोलरिटी में धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है? स्ट्रेट पोलरिटी आपको पता है हम डीसी वेल्डिंग के अंदर यूज़ करते हैं। बट डीसी पावर जहाँ पर यूज़ होता है वही तो पोलरिटी का उपयोग करते हैं। और पोलरिटी दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रेट पोलरिटी होती है और एक रिवर्स पोलरिटी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है स्ट्रेट पोलरिटी में
धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है। देखिए पहले बता देता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास ये पावर सोर्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमारा जॉब है जिसको हमें क्या करना है, वेल्ड करना है। क्या करना है, वेल्ड करना है। अब स्टेट पोलरिटी कब होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम जॉब को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, जब हम जॉब को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि अर्थिंग जो है पॉजिटिव टर्मिनल की इसमें लगी होगी, और जो इलेक्ट्रोड होगा हमारा, जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यानी कि जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो करंट हमेशा आपको पता है डीसी पावर में प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो अब क्या होगा, करंट कैसे जाएगा, जॉब से किस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा जॉब से इलेक्ट्रोड की ओर। बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच वेल्डिंग मशीन इज यूज टू कन्वर्ट एसी सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई। कौन सी वेल्डिंग मशीन का प्रयोग एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। पहले भी आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, समझ लिया होगा, तो बिल्कुल बढ़िया। ये इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर सेट। क्या आ जाएगा इसमें, रेक्टिफायर इसमें राइट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एसी पावर को डीसी पावर में अगर बदलने का हमारे पास सोर्स है वेल्डिंग के लिए तो वो है हमारा रेक्टिफायर सेट। तो ये रेक्टिफायर सेट आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। पूरे क्वेश्चन हमने अच्छे से समझे हैं। प्रैक्टिकली कई चीज़ें मैंने आपको बताई है, कई नॉलेज आपको जो सीक्रेट हैं वो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि हर कोई बता नहीं सकता। जो काम करता है, जिसके पास हैवी एक्सपीरियंस है, वही इन चीज़ों को समझ सकता है। और मैंने काफ़ी दिनों के रिसर्च के बाद में ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। बहुत यूज़फुल हैं, हमेशा आपके काम आएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।